नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। 7 साल कितनी तकरार। जी हां, मोदी सरकार को आज सत्ता में आए 7 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार को देश के लिए हानिकारक बताया है। कांग्रेस ने महंगाई का हवाला देते हुए मोदी सरकार को पिछले 73 सालों में सबसे कमजोर सरकार बताया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश को एक नाकाम, नकारा, नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए आज 7 साल हो चुके हैं। देश भुगत रहा है क्योंकि 7 साल में बेरोजगारी 11.3% हो चुकी है। कई प्रांतों में पेट्रोल 100 और सरसों का तेल 200 रुपए के पार जा चुका है। यह 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई है। तो वहीं मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग की बात है कि सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन सालों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं बल्कि अपने संकल्प से चलता है तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत को अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। तो वहीं बीजेपी ने 7 साल पूरे होने पर किसी तरह के समारोह नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन इस दिन को बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मना रही है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह के तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 7 साल मोदी सरकार को हो चुके हैं। मोदी सरकार ने बीते 7 साल में किस तरह के काम किए हैं, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से 7 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल को चलाने पाने में जो कामयाब हो पाए हैं, वो देश में चौथे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की हम बात करें तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 7 साल तक अपने कार्यकाल को चलाने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन इसके साथ ही 7 साल में कई चुनौतियां रही, कई सवाल रहे, कई कामयाबियां भी रही। लेकिन इसके साथ ही आज जिस तरीके से कांग्रेस ने जोरदार हमला किया है तो वहीं बीजेपी लगातार बीते 7 साल के दौरान जो तमाम काम कराए गए हैं उन तमाम कामों को याद करने की कोशिश कर रही है। आपको यह भी बताते चले कि मोदी सरकार बीते 7 साल के दौरान जो अपने कई वादे किए थे उन तमाम चीजों को लेकर अक्सर तस्वीरों को एक पॉजिटिव वे में दिखाने की कोशिश करती रही, अलग तरीके की स्थिति को पैदा करने की कोशिश करती रही। इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है तो हमें लगता है कि हाँ, हम मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे हो गए। 7 सालों से चौपट सरकार, 7 सालों से बेरोजगारी अपरंपार, 7 सालों से कमर तोड़ महंगाई की मार, 7 सालों से लगातार गरीब की जिंदगी पर वार, 7 सालों से धरती पुत्र किसान पर सत्ता का प्रहार, 7 सालों में अर्थव्यवस्था का कर दिया बंटाधार और 7 सालों बाद सीमा पर अभी भी बाकी है प्रतीकार। इसीलिए मोदी सरकार 7 साल पूरा होने पर हम कहेंगे कि मोदी सरकार देश के लिए हानिकारक है। साथियों, 7 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने खोई लोकतंत्र की गरिमाएं, संवैधानिक संस्थाएं, शासन की मर्यादाएं। लेकिन आज भी देश में महंगाई है, बेरोजगारी है,
जिस तरह से कोरोना के बाद अराजकता फैली है वो कायम है। लोगों की मांगे बहुत ही कम होती है। सबको अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला नहीं बनना है देश में। बस रोजगार चाहिए ठीक से, रोजी रोटी चाहिए ठीक से। अगर ये भी मिल जाए तो लोग बहुत खुश होते हैं। तो तीनों की बात आपने सुनी। कांग्रेस इसको लेकर अपनी बात कह रही है और तमाम बड़े गंभीर आरोप लगा रही है, लेकिन साथ में बीजेपी इस दिन को बहुत गर्व के साथ में सेवा दिवस के रूप में मनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने तमाम ऐसे कई कदम उठाए जिसको लेकर विवाद भी हुआ, कामयाबी कहीं ना कहीं अब बीजेपी उसको देखती भी है। अलग अलग तरह के मुद्दे रहे, तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए अश्वनी शाही हमारे साथ हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। रत्नाकर जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। सबसे पहले अश्वनी शाही जी, 7 साल पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को, पहला कमेंट आप क्या करेंगे? पहला कमेंट हमारा यही है, 7 साल बेमिसाल। 7 साल जो है हमारे बहुत ही शानदार, एक अच्छे दिन की शुरुआत का नारा 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था। 2020 में उसको आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। मैं मानता हूं कि 2 साल से हमारे लिए चुनौतियां थी, देश के लिए थी, हमारे लिए क्या देश के लिए थी कोरोना की चुनौतियां, लेकिन फिर भी हमारा देश चुनौतियों के ऊपर काबू पाते हुए और निखर कर आ रहा है सामने। यकीनन। अब आपको देखना होगा मोहित जी, इस समय जो है 2014 से और आज की स्थितियों में बहुत बदलाव हुआ है। कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी उस पर भारी पड़ी है संवेदना। भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील पार्टी है। जो आज हम कोई उत्सव नहीं मना रहे हैं, सेवा दिवस के लिए ये 7वां साल समर्पित है देशवासियों को। ठीक है जी मोहित जी, ठीक है। रत्नाकर जी, रुख में आपका करना चाहूं। वो कह रहे हैं कि 7 साल बेमिसाल बहुत काम उन्होंने किया, बहुत सारी उपलब्धियां उनकी हैं। वो कहते हैं कि हम गिनाएं तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र भी किया, उन्होंने कहा कि आज देश दूसरों के दबाव में नहीं बल्कि अपने संकल्प के हिसाब से कदम उठाता है। आपको क्या नजर आता है सर 7 साल में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो यह सेवा दिवस मना रहे हैं, इसको अगर काला दिवस मनाया जाता तो यह कहीं अतिशयोक्ति नहीं होती। ये जो बेमिसाल की बात कर रहे हैं वो कागजों में ही इनके शासनकाल बेमिसाल है और हकीकत में यह देश का बुरा हाल है। जो देश हमारा अर्श पे था, 60 सालों में कांग्रेस ने उसके सींच के जो देश को जहां पे सुई तक नहीं बनती थी वहां पे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज तक बनने लगे थे। आज 60 सालों में हमने देश को 5वीं सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनाई थी। आज मोदी सरकार ने उस देश को अर्श से फर्श पे लाकर गिरा दिया है। आज देश पूरा बेहाल हो गया है। अगर मुझे आप मौका दे तो मैं 5-6 चीजें हैं जो मैं बता दूं कि किस तरह से जो शाही जी को शायद आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अश्विनी जी, आवाज आ रही है आपको उनके? आपकी आ रही है, लेकिन रत्नाकर जी की आवाज मुझे नहीं, ठीक है, उसको ठीक करा लेते हैं। रत्नाकर जी, पहला मैं इस बात को लेकर थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत गंभीर आपने आरोप लगाए। आपने महंगाई को लेकर हमला किया, आपने पेट्रोल की कीमतों को लेकर आपने हमला किया, तेल की कीमतों को लेकर, सरसों की तेल की कीमतों को लेकर, महंगाई को लेकर कुल मिलाकर आपने हमला करने की कोशिश की। आप क्या कहना चाहेंगे सर, 7 साल में क्या महंगाई को लेकर क्या स्थिति आपने देखी है? देखिए, मैं आंकड़ों के हिसाब से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि किस तरह से जो है मोदी सरकार ने इस देश को बेहाल कर दिया है। 7 सालों में अर्थ से ये फर्श पर किस तरह गिरा चुकी है। अर्थव्यवस्था के मामले में ले लीजिए तो हमारी सरकार में 5वीं सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था थी यूपीए सरकार में भारत की, लेकिन आज 164वें पायदान पे पहुंच चुकी है। बेरोजगारी की बात करें तो यह आजादी से लेके अभी तक सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर मोदी सरकार ने दिया है 27.11%, 11%, मतलब कि 27% के करीब बेरोजगारी दर आज बढ़ गई है। इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार जो है वो मोदी सरकार है। महंगाई की बात करें तो महंगाई आज चरम पे है। जो पेट्रोल हमारे समय में 65 रुपए के मिलते थे, वो पेट्रोल आज सेंचुरी पार कर चुका है।
जो सरसों का तेल, जो गृहिणियां आज परेशान है, अपने घर के बजट को लेके परेशान है, जो सरसों का तेल 100 रुपए में मिलता था, आज वो 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। इस मोदी सरकार में लोग आज बेहाल हैं। 3.25 लाख करोड़ लोग जो है वह मध्यम वर्ग से निकल के गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। यह सोच सकते हैं कि किस तरह से मोदी सरकार या देश को चला रही है। एक और आंकड़ा देना चाहता हूं मैं आपको जी। विदेशी खर्च जो हमारे समय में 54 लाख करोड़ रुपए था, वो 7 साल में हमने 54 लाख करोड़ मतलब विदेश से कर लिए थे। मोदी सरकार ने सिर्फ 7 साल में उसको ऑलमोस्ट दोगुना कर दिया है। आज विदेशी कर्ज जो है वो 90 लाख करोड़ के पार है। 3.25 लाख किसान मोदी सरकार ने आत्महत्या किए हैं। 3 लाख किसानों ने आत्महत्या किया है। और जो किसान, ठीक है सर, इन पर भी आएंगे, ये चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां हैं, इन पर भी आएंगे कि किसान आंदोलन हो या फिर कोरोना काल हो या फिर अलग तरीके से जो चीन को लेकर जो स्थिति बनी हुई है बॉर्डर पर, उन तमाम चीजों पर भी आएंगे। लेकिन अश्वनी शाही जी, तेल की कीमतें, महंगाई को लेकर हमला किया जा रहा है कि तेल की कीमतें, चाहे पेट्रोल डीजल की हम बात करें या फिर हम सरसों की तेल की हम बात करें, जो 100 में मिलता था वो आज 200 में पहुंच चुका है। जो पेट्रोल डीजल कभी हमें 40, 45, 50, 60 तक मिलता था वो आज 100 के पार जा चुका है। सबसे पहले सर इन पर। मोहित जी, देखिए कांग्रेस पार्टी है और इनके लोगों का कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आंकड़ों के साथ मैं इनका जवाब दूंगा। इनके लोग आलू से सोना बनाते हैं और कल अभी कमलनाथ जी ने एक मुर्दे से भी बात करके उसको इंजेक्शन गलत लगवा दिया। तो यहाँ पर बात मत आइए, मैं अभी इनको आंकड़ा देता हूँ। मैं रत्नाकर जी से कुछ ज्यादा ही उम्र का हूँ, लेकिन 85 रुपए का पेट्रोल मैंने भी खरीदा है इनकी सरकार में। 1100-1200 रुपए का गैस मैंने भी भराया है और उसको आंकड़े पड़े हैं, पीछे जाकर देख ले लो। ये सब कहने की बात नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी कर्ज की बात की इन्होंने, 114,000 करोड़ का कर्जा ऑयल बॉन्ड इन्होंने लिया था और उस पर 9,600 रुपए का हर साल ब्याज हम देते हैं। 2026 तक देना है। वो रत्नाकर जी को पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। ये कर्ज की बात कर रहे हैं। आज के दिन में अमेरिका जैसे देश को 2,16,000 करोड़ हमने कर्जा दिया है हिंदुस्तान ने। पहली बार हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में 2,16,000 करोड़ का हमने कर्जा दिया है। आज हमारी स्थिति ये है, कि हम बालाकोट में घुस करवाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। आज हम मजबूत होकर उभरे हैं। अर्थव्यवस्था, इन्होंने कहा कि उभरती हुई मैं इन पर आऊंगा सर, इन तमाम चीजों पे आऊंगा, लेकिन अश्वनी शाही जी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, आप उदाहरण दे रहे कि 70, 75, 80 भी उनकी में था या 100 भी था। आपने तो कम करने का वादा किया था सर, ये तो बढ़ रहा है। मोहित जी, हर जगह की परिस्थितियां होती हैं। ऑयल के दामों में भारत सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, और वो कब से है? अक्टूबर 2014 से भारत सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब तेल कंपनियां इसका निर्धारण करती हैं, हम तो निर्धारण करते नहीं है, सरकार करती नहीं है। उसके पहले इनका नियंत्रण हुआ करता था कांग्रेस की सरकार का, तो ये लोग कम कर दिया करते थे। अक्टूबर 14 से मोहित जी भारत सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है। और मैं एक चीज और बता दूं, खुद शायद कम होने वाली बात आगे हो, ईरान से भी तेल हमारा नहीं आ रहा है, वहां से तेल आना शुरू हो जाए तो कुछ राहत मिल सकती है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से, सरकार कई बार कह चुकी है, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी कह चुके हैं कि भाई देखिए, किसी का नियंत्रण उस भारत सरकार का तेल पर नहीं है, ऑयल कंपनियां इसको फिक्स करती हैं। क्योंकि हमने वो बयान, हमें याद है आज भी 2014 में जब किस तरीके से बातें कही जाती थी कि पेट्रोल डीजल 30 से नीचे आ जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, तमाम चीजें होंगी, लोगों की जो मुश्किलें हैं वो खत्म हो जाएंगी। मोहित जी, क्या इस चीज को आदमी नहीं देखता है? आज भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। आज हम उसी HAL से, उसी DRDO से शस्त्र बनाकर बेच रहे हैं। आज हमारे पास तेजस के वो पड़े हुए हैं। इन लोगों के समय निष्क्रिय पड़ा हुआ था HAL। आज हम जो है हर चतुर्दिक दिशा में हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं। मेक इन इंडिया में हिंदुस्तान में कितनी कंपनियां लगी, उसमें ज्यादा दूर नहीं जाना है। हम नोएडा की बात कर रहे हैं, कितनी मोबाइल की कंपनियां आज हिंदुस्तान में काम कर रही हैं। एक उदाहरण दिया मैंने, बाकी जगहों पर छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक है, नहीं ठीक है अश्वनी शाही जी, ठीक है। अब मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार आते हैं। रत्नाकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन रत्नाकर जी, आपने बीते 7 साल में हमारे देश की सीमाओं को किस तरीके से देखा है? क्या आपने सुरक्षित महसूस किया? हमारा देश बाकी सालों के मुकाबले इस बार बहुत मजबूती के साथ नजर आया, क्या कहेंगे आप?
सीमाओं पे आऊंगा मैं, लेकिन पहला प्रश्न मैं लेता हूं अश्विनी जी जिन्होंने कहा था कि क्रूड सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है दामों पे, तो मैं इनकी बातों का पहले जवाब देता हूं, उसके बाद आप सीमाओं के बात में ले आता हूँ। देखिए अश्विनी जी बहुत ही चतुराई के साथ कह रहे हैं कि सरकार का नियंत्रण नहीं है दामों पे, तो शायद अश्विनी जी को इसकी जानकारी लेनी चाहिए कि क्रूड ऑयल के दामों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो डोमेस्टिक प्राइस है जो पेट्रोल और डीजल की, उसके दामों पे सरकार का नियंत्रण रहता है। और सरकार ने जिस तरह से यह ओपन कर दिया इसको, उस पे सरकार की मंशा यही थी कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल का दाम घटेगा तो पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे। लेकिन सोचिए, जब हमारे समय में $150 प्रति बैरल क्रूड था तो हमने 40 रुपए और 65 रुपए हमने पेट्रोल और डीजल बेचे हैं। आज 68 रुपए पर बैरल, $68 पर बैरल जो है क्रूड का दाम है, फिर भी यह पेट्रोल जो है 100 रुपए का सेंचुरी मार रहा है। मतलब ये समझिए कि लोगों के पॉकेट से पैसा किस तरह से मोदी सरकार निकाल कर और खजाने भर रहे हैं। जनता बेहाल है लेकिन मोदी सरकार माला माल है। आप समझिए इस बात को कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जनता के बारे में सोचने का काम ये बिल्कुल नहीं करते हैं। नहीं ठीक है रत्नाकर जी, इन बिंदुओं पर नहीं जाते हैं, क्योंकि फिर ऐसे अगर बिंदुओं पर जाएंगे तो हमें फिर कांग्रेस शासित प्रदेशों का भी रुख करना पड़ेगा, उन लोगों को टैक्स कम कर देने चाहिए, हमें राजस्थान पंजाब पर भी रुख करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि आज 7 साल हुए मोदी सरकार के, उन मुद्दों पर आते हैं। रत्नाकर जी, सुरक्षा के मामले को लेकर आपको क्या लगता है कि हमारा देश कितना सुरक्षित रहा है बीते 7 सालों में? जो है विफलता तो विशेष नीति है जो वो पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। चाइना से कभी भी हमारा सीमा पे कभी भी लोग मरे नहीं, कोई भी जवान हमारे शासनकाल में चाइना पे बॉर्डर पे इस तरह से जो वारदात हुआ उससे कभी भी मरे नहीं। यह मोदी सरकार की कूटनीतिक विफलता थी। रही बात ये जो दावा करते हैं, किताबी दावा करते हैं, ये जो दावा करते हैं कि आज हमारे चाइना की सीमा, हमारे बॉर्डर से जो है चाइना की सेना जो है वापस चली गई है, लेकिन सच्चाई ऐसा है नहीं। वो हमारे सीमा के अंदर अभी भी बैठे हैं और वो सच हमारे रक्षा मंत्री नहीं बता रहे हैं। तो कितनी सुरक्षित है हमारी सीमाएं, ये सुरक्षा ये सिर्फ इनको टीवी चैनल पे और किताबों में मिलता है, लेकिन हकीकत में वहां पे जाके देखिएगा जो गौलान की घाटी है वहां पे आज भी चीनी सेना वहां पे बैठी है। हाँ, कुछ पीछे जरूर चली गई है क्योंकि उनकी नीति होती है 4 कदम आगे बढ़ना फिर 2 कदम पीछे हटना, तो वह अपनी नीति से चल रहे हैं। लेकिन यह सरकार देश की जनता को पूरी तरह से झूठ बोल रही है कि चीनी सेना हमारे नियंत्रण से बाहर चली गई है, नियंत्रण रेखा से बाहर चली गई है। तो यह तो है। चलिए, आप एलएसी को लेकर आपने बात की, एलएसी का जवाब लूं, लेकिन उसके साथ में एलओसी को लेकर आपको क्या नजर आता है? पाकिस्तान से हमारे संबंध कैसे नजर आते हैं? आसपास के बाकी देशों की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, वहां से हमारे संबंध कैसे नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता देना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह की जब सरकार आई थी, यूपीए सरकार, तो हमारा देश इतना आत्मनिर्भर हो चुका था। तो मनमोहन सिंह कोई भी विदेशी मदद के लिए ना बोल देते थे, कहते थे कि हमारे देश में वो सारी चीजें सक्षम है, अपने लोगों की बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं। चाहे वह बहुत सारी घटनाएं, आपदा की घटनाएं हमारे देश में घटित हुई थी। लेकिन आज परिस्थिति कैसी हो गई है कि मोदी सरकार कहती तो है कि हम आत्मनिर्भर देश बना रहे हैं, लेकिन वह इस कोरोना काल में मदद लेने को मजबूर है पाकिस्तान जैसे देश से भी, वह मदद लेने को मजबूर है भूटान जैसे देश से, श्रीलंका जैसे देश से भी मदद लेने के लिए मजबूर है। तो यह तो है इनके आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो एक जो झूठा प्रपंच जो रखे हुए हैं, उसकी सच्चाई मैं आपको बयां कर देना चाहता हूं। ठीक है सर, ठीक है। अश्विनी शाही जी, 2 फैक्ट उन्होंने बोले। पहले तो ये सुरक्षा को लेकर एलएसी का उन्होंने बात कही कि एलएसी पर चीन 4 कदम आगे बढ़ता है, 2 कदम पीछे हटके, लेकिन हमारे देश के रक्षा मंत्री इसको लेकर सच बताने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, हमारे करीबी देशों से जो रिश्ते हैं। देखिए मोहित जी, रत्नाकर जी शायद भूल गए हैं, हिंदुस्तान 47 में आजाद हुआ था, 62 में जो है चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। जी याद है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? देश के प्रधानमंत्री विदेश गए थे और उस समय वो नेपाल के काठमांडू हवाई अड्डे पर आए। हवाई अड्डे पर पत्रकार भाइयों ने घेरा और पूछा कि चाइना ने आपके ऊपर अटैक किया, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने आप लोगों के उसमें दबाव में काठमांडू हवाई अड्डे पर यह ऐलान किया कि हम युद्ध की घोषणा करते हैं। देश के रक्षा मंत्री कहाँ थे उस समय? मेनन, वो इंग्लैंड घूम रहे थे। उनको ये लग रहा था कि हम लोग कुछ है ही नहीं है, खत्म है। जब देश में
एक युद्ध का ऐलान होता है तो प्रधानमंत्री काठमांडू से ऐलान करता है और रक्षा मंत्री रहता नहीं है, उस दिन को भूल गए। और उस समय हमारे जवान अपने हौसलों से आज भी लड़ते हैं, उस समय भी लड़ते थे। हिंदुस्तान की सेना अपने हौसलों से लड़ती है। जूता नहीं था, कैनवस के जूते पहन के चीनी सेना के दांत खट्टे करने का काम किया। ठीक है, उस समय नेहरू जी की जो नीतियां थी उसकी वजह से हमको उस समय अश्विनी जी, उसके बाद पहली बार हमारे देश के जवानों की शहादत हुई वहां, उसके बाद पहली बार। मैं आ रहा हूं। उसके बाद आज उसी चाइना ने एक हिमाकत किया गलवान में, कितने सैनिकों के गर्दन दबोच दिए हिंदुस्तानी सेना ने। आप देखिए, चाइना ने नहीं बताया, हमारे भी सैनिक शहीद हुए थे उसमें, लेकिन हमारे लोगों की बात आ गई। उसके बाद मैं आता हूं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की आतंकवाद फैलाने की और हिंदुस्तान के ऊपर करने की, तो हम लोगों के घर में घुस कर मारा। एलएसी पर जो तनाव है वो ठीक है, उसको संभालने में मुश्किल हुई है, अभी भी हल नहीं हो पाया उसका। मोहित जी, अक्साई चीन किसने दे दिया जी, पीओके कैसे चला गया जी, ये किसकी विफलता थी? और आज हम अगर डट के लड़ रहे हैं तो कांग्रेस को एक उनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो जाकर चाइना से गुप्त समझौते कर रहे थे राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। ये है इन लोगों का असली चरित्र, अपने चरित्र को भूल जाते हैं। और आज जब हम पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हैं, चाइना के 50 सैनिकों को मार देते हैं हमारे सैनिक, तो ये लोग सवाल उठाते हैं, सेना के उस पर ये सवाल सबूत मांगते हैं। ठीक है सर, शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को सुरक्षा के नाम पर देश में बात करते हुए। लेकिन अश्विनी शाही जी, जो करीबी देश है हमारे, पड़ोसी मुल्क हैं या बाकी दूसरे देशों से हमें मदद लेनी नहीं पड़ती थी, लेकिन आज हमें मदद के लिए इंतजार करना पड़ता है, ऐसे हालात हमारे हो चुके हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही, क्या कहेंगे? बहुत शानदार सवाल आपने किया और रत्नाकर जी ने भी कहा था। याद करें, नटवर सिंह इनके विदेश मंत्री थे, कटोरा लेकर विदेशों में घूमा करते थे, ये दे दो, वर्ल्ड बैंक, यहाँ सब मांगते रहते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का नारा वसुधैव कुटुंबकम का है, हिंदुस्तान का ही नारा है, और हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस ध्वज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमने उनको आपात समय में उनकी मदद की, हमने टीके भेजे, उस पर भी इन लोगों ने सवाल उठाए, जबकि 1 करोड़ टीके ही मदद में गए थे, लेकिन हमने उस समय दिया। अमेरिका जैसे राष्ट्र के अखबारों में निकला, हर जगह से आपको जर्मनी और वहां के अखबारों में छपता है, वो नहीं दिखता है। ठीक है, थैंक्स इंडिया, वहां पर हमने टीके दिए। तो आज हमने जब पाकिस्तान को भी ठीक है, अब इसी पर आ जाते हैं, ये चुनौतियों के रूप में मैं आना चाहूंगा। अब जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 7 साल में रत्नाकर जी आप भी, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी प्रधानमंत्री रहे, जब भी 7 साल का कार्यकाल में पहुंचते हैं बहुत चुनौतियां देखने को मिलती हैं। मैं कोरोना और किसान आंदोलन पर आना चाहूंगा। रत्नाकर जी, क्या नजर आता है कोरोना को लेकर, आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार की लिए क्या चुनौतियां रही, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विडंबना ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बैठ के टीवी पे आते हैं, घड़ियाली आंसू तक बहाते हैं, वो लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाते हैं, सहानुभूति की राजनीति करते हैं, इमोशनल कार्ड प्ले करते हैं। लेकिन जनता ये बखूबी जान चुकी है कि किस तरह से आज देश में हमारे वैक्सीन की कमी हो रही है, किस तरह से बिना बेड के और बिना ऑक्सीजन के लोग मरने को मजबूर हैं। विडंबना यह है कि आज हमारा देश सबसे ज्यादा वैक्सीन उत्पादन करने वाला देश है। विश्व की कुल 60% की वैक्सीन जो है हमारे देश में उत्पादन होती है, लेकिन आज भी सिर्फ 3% लगभग 3% लोगों को 2 डोज की वैक्सीनेशन हो पाई है। आज कोरोना 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और यह मोदी सरकार चुनाव में व्यस्त थी, कोरोना को लेकर जरा भी गंभीर। ठीक है, किसान आंदोलन भी रत्नाकर जी, किसान आंदोलन में देखिए, आज जो किसान वहां पे बैठे हुए हैं, 700 से ऊपर किसान आज जो है मर चुके हैं, लेकिन यह असंवेदनशील सरकार किसानों के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि 3.25 लाख किसान इस मोदी सरकार के शासनकाल में आत्महत्या कर चुके हैं। जो भी कृषि विकास दर हमारा 4% हुआ करता था यूपीए के शासनकाल में, ये दावा करते हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वह कृषि विकास दर आज 1.9% हो गया है। तो यह शर्म करनी चाहिए इनको, जो बड़ी बड़ी बातें जो आके कह रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, कि हकीकत बताइए लोगों को। आज भी प्रधानमंत्री मन की बात में भी ये कहा है कि कोरोना काल में भी किसानों की जो आय बढ़ी है, एमएसपी से ज्यादा वो लोग अपनी सरसों को बेच पाए हैं। लेकिन अश्विनी शाही जी, कोरोना हो या फिर किसान आंदोलन, आप लोग संभाल नहीं पाए सही तरीके से? मोदी जी, मैं बहुत पॉइंटेड जवाब दूंगा क्योंकि सवाल आपका पॉइंटेड है। अभी देखिए, मुझे जो है किसी को, देश को, हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने
वैक्सीन का मीटर दिखा दिया है कि कितना हमारे पास कब होगा, उस पर ज्यादा बहस मुझे नहीं लगता है अननेसेसरी कांग्रेस बहस कर रही है। पूरे देश के सामने है, कब हम लगा पाएंगे ये इन लोगों का विधवा विलाप पे उसका कोई मतलब नहीं है। मैं किसान आंदोलन पर आता हूँ। कांग्रेस, मैं उसके लिए लाइन बोलता हूँ कि कांग्रेस के सतह पर पलता हुआ ये एक ब्लैक फंगस है जिसको काट कर निकाल देना चाहिए। तीसरी बात मैं कहूंगा, एमएसपी से ऊपर अगर रत्नाकर जी जहां पर महाराष्ट्र में है या कहाँ है, पंजाब में आज तिलहन एमएसपी पर नहीं बिका है। पंजाब में आप लोगों का चैनल जो है बेस करता है मोहित जी, मैं कहना चाहूंगा तिलहन क्या रेट बेचा है ये आप अपने देश को दिखाइए। क्या एमएसपी पर बिका है? एमएसपी से तिगुने दाम पर बिका हुआ है। आज खुले मार्केट की ही पहचान है कि तिलहन बेचकर पंजाब के किसान अपने जेबों को भर रहे हैं। 7 साल पर क्या कहेंगे? आखिरी कमेंट सर। 7 साल पर मैं ये कहूंगा कि भारत हर दिशा में एकदम निर्विवाद रूप से आगे बढ़ रहा है। विश्व में एक मजबूत फैसले लेने के लिए 370 हो, 35 हो और चाहे जो है हमारा बालाकोट हो, इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर हम बेहतर कर रहे हैं और आगे आने वाले भविष्य में चुनौतियों का सामना करते हुए बेहतर कहूंगा। रत्नाकर जी, कमेंट यही है कि मैं इनसे पूछूं, याद दिलाना चाहूंगा कि कहां गए वो वादे जो आपने कहे थे कि 2 लाख करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष मिलेगी? कहां गए वो वादे जो आपने कहा था कि हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे? कहां गए वो वादे जो आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनेगी? कहां गई वो काशी से क्योटो बनाने वाली आपकी वो दावे जो काशी बिल्कुल दावे बहुत सारे हैं, बहुत सारे आरोप भी है, लेकिन आप दोनों मेहमानों को मैं बीच में रोक रहा हूं समय की कमी के चलते। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में हिस्सा लिया। मुद्दे बहुत सारे हैं, विवाद बहुत सारे, लंबा वक्त चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।